लास्ट क्लास हमने कहां तक करवाया था? कार्नोट साइकिल क्वेश्चंस किए थे सर। हीट इंजन के अपने क्वेश्चन किए थे ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री, है ना। कैलोरीमेट्री के बाद अपन आएंगे थर्मल एक्सपांशन पे, कि कैलोरीमेट्री में क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले आते हैं स्पेसिफिक हीट के, लेटेंट हीट के, और वही फॉर्मूले फिर हम कंडक्शन और रेडिएशन के न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। सर आपने पिछले क्लास में बोला था कि सर आपने निकालेंगे क्या? सीवी ऑफ मिक्सचर वो। यस सर, वो बोला था क्या? यस सर, यस सर, अगले क्लास Yes, में sir, सर। चलो कर नहीं पाओगे क्या क्वेश्चन इस तरह के? सीपी ऑफ मिक्सचर, सीवी ऑफ मिक्सचर। चलो तो अपन कैलोरीमेट्री में रिकॉर्डिंग ऑन करिए एक्चुअली, तो अपन एक बार कैलोरीमेट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा, बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा कोई बड़ा नहीं है एक्चुअली इसमें ओके सर। कोई कैलकुलेशन। अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, कैलोरीमेट्री में जाएंगे। कैलोरीमेट्री का थर्मल एक्सपांशन और थर्मल एक्सपांशन हीट ट्रांसफर, ये अपना सीक्वेंस है वहां पर। अब कैलोरीमेट्री में क्या होगा, मैक्सिमम तो कुछ डेफिनेशन है, तो पहले डेफिनेशन लिखो। और देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर साल तुम देखोगे आईआईटी में क्वेश्चन आता है, चाहे मेन की बात करें, एडवांस में देखो तो एडवांस में अगर तुम 10 साल के पेपर उठाओगे ना एडवांस के, कम से कम एटलीस्ट तुम्हें 4 या 5 बार क्वेश्चन मिल जाएगा कैलोरीमेट्री का। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आता ही है, या तो कैलोरीमेट्री से आता है, थर्मल एक्सपांशन से, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है वहां पर। तो लिखो सबसे पहले कोई डेफिनेशन लिखो वहां पे। जो सबसे पहली डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं वो लिखवा रहे हैं हीट की। तो लिखो हीट को लिखो वहां पे, द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। लिखो वहां पे, द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड between the bodies, the energy that is being transferred between two bodies or between adjacent part of a body or between adjacent part of a body as a result of temperature difference, as a result of temperature difference is called heat. फिर से रिपीट करूं क्या? यस सर, yes, sir. हीट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन adjacent part of a body or between adjacent part of a body as a result of temperature difference, as a result of temperature difference is called heat. फिर आगे लिखो वहां पे, इट इज द एनर्जी, हीट बेसिकली क्या है, तो लिखो वहां पे, इट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, it is the energy in transit, it is the energy in transit whenever temperature difference exists. It is the energy in transit, it is the energy in transit whenever temperature difference exists, whenever temperature differences exist. Once it is transferred, it becomes, the internal energy of the receiving body. Once it is transferred, it becomes the internal energy of the receiving body. और लिखो यहां पे आगे,
it should be clearly understood. It should be clearly understood that the word heat is meaningful. It should be clearly understood that the word heat is meaningful only as long as the energy is being transferred. सर लास्ट सेंटेंस रिपीट करो। लास्ट मैंने क्या बोला है वहां पे, कहां से? Once it is transferred, it becomes the internal energy of the receiving body. It should be clearly understood that the word heat is meaningful only as long as the energy is being transferred. लिखा इतना? Yes, sir. यस सर। The expression like heat in a body, the expression like heat in a body or heat of a body, the expression like heat in a body or heat of a body are meaningless. अब देखो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी हम हीट की बात कर रहे हैं तो हीट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हीट को हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो वहां पे क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अगर हमारे पास एक बॉडी ए है और वहां पे दूसरी बॉडी हमारी क्या है? बी है, और मान लो ए बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, बी बॉडी का टेम्परेचर कम है। अब क्या होगा? अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बताओ इन दोनों के बीच में एनर्जी फ्लो करेगी नहीं फ्लो करेगी? अब एनर्जी किस तरह से फ्लो करेगी? वो तरीके होते हैं। हो सकता है रेडिएशन के थ्रू एनर्जी जाए, हो सकता है कि इन दोनों को हम क्या करें? किसी कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दें, तो उसके कारण भी वहां पे क्या होगी? एनर्जी फ्लो कर जाएगी फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो किस तरह से एनर्जी फ्लो करेगी ए से बी की ओर, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडी है और दोनों बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उस केस में वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। और कब तक एनर्जी फ्लो करेगी? एनर्जी फ्लो करेगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता। इसका मतलब है कि जब तक कि ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आती। अब जो भी एनर्जी फ्लो कर गई है उसको वहां पे हम हीट बोलते हैं। और हमने क्या बोला? एक बार एनर्जी किसी बॉडी के पास आ गई तो वो जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी कहलाएगी उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी। तो हीट का मतलब क्या है? हीट का मतलब है वो एनर्जी जो तुम्हारी वहां पे क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अच्छा, अब एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो इसकी यूनिट वहां पे क्या थी? जूल। और दूसरी यूनिट जो थी हमारी क्या थी? एक यूनिट कैलोरी भी होती कि नहीं होती है? Yes, sir. तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो जरा। रिलेशन सबको मालूम है कि 1 कैलोरी। अच्छा, कैलोरी कौन सी यूनिट होती है? सीजीएस है क्या? सर सीजीएस में तो अर्ग होता है। वो तो वर्क होता है। ऐसा system बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। sir, ऐसा system ही होगा। क्या बोल रहे हो? ऐसा system ही होगा sir। ऐसा ऐसा ही system। ऐसा सिस्टम तो जूल जूल है।
कॉमन Calorie- यूनिट, क्या बोल रहा हूँ? कॉमन यूनिट। रिलेशन वहां पे क्या होता है? रिलेशन वहां पे था 1 कैलोरी कितना था? 4.2 जूल था। लेकिन Yes, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। इसकी डेफिनेशन पे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो लिखो वहां पे 1 कैलोरी की डेफिनेशन। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन लिखो वहां पे, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, लिखो वहां पे, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, the amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of water. The amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure is calorie. The amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure is 1 calorie. समझ में इतना? और चेक करना, ये क्वेश्चन है आईआईटी में ऐसे ही पूछा गया है कि 1 कैलोरी का मतलब क्या है। 14.5 टू 15.5, 15.5 टू 16.5, इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे, स्पेसिफिक हीट। जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, वो आती है स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन लिखते जाओ वहां पे, कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी डेफिनेशन जरूरत पड़ती है वहां पे। तो लिखो वहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन और रिलीज्ड। Specific heat of substance is equal to heat gain or released by that substance. Specific heat of substance is equal to heat gain or released by that substance to raise or fall its temperature. To raise or fall its temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for a unit mass of a substance. For a unit mass of a substance. अब देखो, वहां पे हम लोगों ने डिफाइन भी किया था इससे पहले भी, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के हम किसकी बात कर रहे हैं, उस बॉडी के हम बात कर रहे हैं यूनिट मास की। और वहां लिखवाया था यूनिट मास का मतलब क्या हो गया, सीजीएस की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम, एसआई की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है 1 केजी। तो वहां पे लिखवाया था कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का यूनिट मास है और उसके टेम्परेचर को या तो हम 1 डिग्री से बढ़ा दें या फिर 1 डिग्री से क्या कर दें, घटा दें, तो उस केस में जो हमें हीट देनी पड़ती है वही हमारी क्या थी, वही हमारी स्पेसिफिक हीट थी। तो रिजल्ट याद होगा, जो स्पेसिफिक हीट थी उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, उसका फॉर्मूला लिखा था डेल्टा क्यू। अगर हीट है जो हमने दी है कितने मास को, अगर एम मास को दी है, तो रिजल्ट वहां पे था एस की वैल्यू डेल्टा क्यू अपॉन एम, और टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से चेंज हो रहा है तो चेक करो यही रिजल्ट था कि नहीं था, स्पेसिफिक हीट का। तो अगले स्टेप में जो फॉर्मूला बना था वो फॉर्मूला बना था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी।
बताओ यही स्पेसिफिक हीट है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब ये बताओ वहां पे डेल्टा क्यू क्या था? हीट ट्रांसफर। भाई हम ये मान के चल रहे हैं ना कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, इसका मास m है, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हो रहा है, जब हमने हीट कितनी दी है? डेल्टा क्यू दी है। तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन m अपॉन क्या करेंगे? डेल्टा टी करेंगे। अच्छा बताओ, डेल्टा क्यू तो वहां पे हमने हीट दी थी, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ? डेल्टा टी से ना। यस सर। भाई कोई बॉडी है, उसका मास m है, इसको हमने जब डेल्टा क्यू हीट दी तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ। यूनिट की बात करेंगे तब तो ये फॉर्मूला बन गया कि एस को हमने क्या लिखा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बताओ अगर हमने हीट स्मॉल दी होगी तो टेम्परेचर में चेंज भी स्मॉल होगा। तो कई बार इसी रिजल्ट को यूज किया जाता है, डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो डी क्यू वहां पे स्मॉल अमाउंट की हीट है, और जब हम स्मॉल अमाउंट की हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर डीटी से वहां पे क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में? एसआई सिस्टम में हो जाएगी जूल, फिर kg केजी पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस कि पर डिग्री केल्विन? केल्विन। केल्विन। kelvin जूल पर केजी। एक मिनट, देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा बताओ सीजीएस में क्या होती है? बोलो। अर्ग पर ग्राम पर डायनोस। क्या? calorie per gram celsius अगर हम सीजीएस में जाते हैं तो वही तो बोल रहा था मैं, अर्क्स नहीं होता है वहां पे। जो हीट रहती है उसकी यूनिट हम कैलोरी यूज करते हैं वहां पे, तो यूज किया जाता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो यही है कि नहीं है वहां पे? yes sir ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो होगा जूल पर केजी पर केल्विन, और सीजीएस में क्या होता है? तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा क्यू की फिर यूनिट क्या हुई सीजीएस में? कैलोरी लेके चल रहे हैं नहीं लेके चल रहे हैं? yes sir यस सर। यस सर। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अब मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार अच्छा क्या क्या चीज वेरी कर सकती है इस फॉर्मूले में? तो मुझे टेम्परेचर डी क्यू और डी टी। डीक्यू और डीटी। मास तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। अच्छा स्पेसिफिक हीट वेरी कर सकती है कोई हाइपोथेटिकल केस के लिए? अरे तुम्हें तो पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन sir. देखा है मैंने। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैंने क्या बोला है, dq किसके बराबर है? msdt के बराबर है। और dq वहां पे क्या है? dq स्मॉल अमाउंट का वहां पे क्या है? dq वहां पे स्मॉल अमाउंट की एनर्जी है, जिसके कारण टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल केसेस बन सकते हैं जहां पे स्पेसिफिक हीट
किसका फंक्शन हो, टेम्परेचर का फंक्शन हो, तो फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट कर देंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे, आगे शायद कोई क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, वो फिर एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो फॉर्मूला वहां पे क्या हो जाएगा, dq इक्वल्स टू m, m तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर वहां पे हो जाएगा s इंटू dt, और इसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर T1 से लेके कहां तक पहुंचा, T2 तक पहुंचा वहां पे। देखो इंटीग्रेशन में ऐसा यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यस सर। तो ये रिजल्ट वहां पे देख लेना कि कई बार देखो, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगी, तो फिर हमें ये जो स्मॉल अमाउंट का होता है ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, क्यू एनर्जी या डेल्टा क्यू एनर्जी रहेगी जो हमने वहां पे क्या की होगी, सप्लाई करी होगी वहां पे। देखो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लिखो अब जरा वैल्यूज भी लिख लो वहां पे। देखो अभी तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा जहां पे हम स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन देखेंगे वहां पे। अच्छा अभी तो इतना लिखो वहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर थी वो कितनी थी, इसकी वैल्यू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बताओ यही स्पेसिफिक हीट है कि नहीं है वाटर की, और लिख लो वहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, या तो हम बोले स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, या फिर हम बोले स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर 1 होगी तो स्टीम और आइस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगी। अब बोलो क्या बोल रहे हो, फिर वहां पर केल्विन आएगा ना, कहाँ पे, वो जूल 4200 जूल अपॉन केजी पर केल्विन। मैंने ऐसा कौन बोला है कि एसआई यूनिट लिखी है मैंने। अच्छा तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है कि नहीं, ये तो मुझे पता है। यस अच्छा तो जब चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो 1 डिग्री और 1 केल्विन में क्या डिफरेंस आएगा, ये तो मुझे। कुछ भी नहीं। भाई मान लो मैंने अगर तुमसे बोला कि टेम्परेचर मेरा चेंज हुआ, ये बताओ टेम्परेचर मेरा चेंज हुआ 30 से 31 डिग्री, एक का चेंज आया कि नहीं है, यस सर, यस सर। केल्विन में क्या होगा, इसका ही चेंज आएगा। 73 प्लस 30 कितना हो जाएगा, अभी केल्विन में कितना हुआ 273, 303। 303 तो अब तुम बोलोगे Yes, sir. 303 केल्विन कहां से कहां चेंज हुआ, 304 था, 304 केल्विन में। तो चेंज कितने का आया, 1 केल्विन। तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नो नो सर। सर। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो दिए 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और यहां पे हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे वहां पे जिसमें स्पेसिफिक हीट होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कोई क्वेश्चन है क्या मॉड्यूल में ऐसा कुछ, केमिस्ट्री में हमको दिया था सर ने।
कैलोरीमेट्री में तो क्वेश्चन कुछ आते हैं जहां पे स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होती है। चलो देखेंगे आगे कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा जहां पे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मिलेगा हमें वहां पे। ठीक है, देखते हैं आगे कोई ना क्वेश्चन आएगा वहां पे। और भी कोई केस हो सकता है क्या जहां पे स्पेसिफिक हीट वेरी करे? बताओ, स्पेसिफिक हीट एक तो टेम्परेचर साथ वेरी कर सकती है, और किस साथ वेरी कर सकती है? सर वेरिएबल। नहीं, वही तो वेरिएबल तो है, लेकिन एक तो केस बन सकता है जो ज्यादातर जो कॉमन केस होता है कि स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वेरी कर रही है। और कोई केस आ सकता है क्या जहां पे वेरिएबल की बात कर सकते हैं कुछ? सर वेरिएबल मास हुआ तो मास पे भी वेरी कर सकता है क्या, ये था तो मुझे। सर हम जैसे चेन को ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से। अरे वो तो अलग चीज हुई ना। वॉल्यूम। चलो देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन आएगा। बस तुम ये ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज वेरी कर रही होगी तो फिर हम इस तरह का फॉर्म यूज करेंगे, dq इक्वल्स टू ms dt। वहां पे लिखो, नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। रब करें इसको। हाँ सर। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वहां पे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। दोनों का मीनिंग सेम है, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक हीट में हम बात करते हैं यूनिट मास की, और हीट कैपेसिटी में हम बात करते हैं पूरे होल मास की। तो लिखो वहां पे इसकी डेफिनेशन वहां पे, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, लिखो वहां पे हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the amount of heat required. Heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature, of that body by 1 degree. By 1 degree. अच्छा, अब बताओ मुझे वहां पे हम यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अभी तक हम बात कर रहे थे किसी बॉडी के यूनिट मास की, हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी का एम मास है। हम पूरे होल मास की बात कर रहे हैं, और इस बॉडी के टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से क्या कर रहे हैं? 1 डिग्री से, या तो 1 डिग्री सेल्सियस से या तो बढ़ा रहे हैं, या फिर 1 डिग्री से वहां पे क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, बताओ वही इसकी वहां पे हीट कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे वहां पे? यहां तो हम पूरी होल बॉडी की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं? यस सर। तो क्या लिखे वहां पे? यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी रहती है वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन, क्या हो जाएगा? बताओ यही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? सर एम भी रहेगा ना? एम क्यों रहेगा? एम वहां पे हम इसलिए लेते थे क्योंकि हमें यूनिट मास चाहिए होता था। यस सर। भाई देखो, वहां पे हम क्या बोलते थे? वहां पे हम बोलते थे कि एम मास है, एम मास को जो हमने डेल्टा क्यू एनर्जी दी तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ। हमें तो यूनिट का निकालना है, तो यूनिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू को डिवाइड करेंगे एम से,
डिवाइड करेंगे यहाँ पे डेल्टा टी से। अभी तो वहां पे यूनिट बनी थी जूल पर केजी पर केल्विन, यस सर। तो वहां पे हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉडी के होल मास की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी बॉडी का टोटल मास कुछ गिवन है और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से या तो बढ़ा दें या 1 डिग्री से घटा दें, तो उस केस में जो एनर्जी देनी पड़ती है वही हमारी क्या होती है, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होती है। तो अगर मैंने डेल्टा क्यू एनर्जी दी है किसी बॉडी को, हमें मास से मतलब नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसको अगर मैंने डेल्टा क्यू एनर्जी दी है जिसके कारण उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया है, तो जो भी हीट कैपेसिटी होगी बताओ उसको हम डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 डिग्री के लिए। आया कि नहीं समझ में? यस सर। अच्छा डेल्टा क्यू को, अच्छा डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं एम एस। तो डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा और यहां से हमें हीट कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला मिल जाता है। बताओ जो फॉर्मूला आएगा हीट कैपेसिटी का वो m इंटू एस आएगा कि नहीं आएगा? लिख सकते हैं वहां पर। भाई स्पेसिफिक हीट किसके लिए होती है? स्पेसिफिक हीट होती है यूनिट मास के लिए। और अगर हम टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ मेरी हीट कैपेसिटी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? अबे हाँ या ना? यस सर। Yes. अच्छा एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होनी चाहिए जूल पर केल्विन, और सीजीएस में जाओगे तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। लिखो अब कुछ पॉइंट्स लिखो आगे जरा। लिखो वहां पे, इफ द सब्सटेंस अंडरगोज, पहला पॉइंट लिखो वहां पे, इफ द सब्सटेंस अंडरगोज द चेंज ऑफ स्टेट which occurs at constant temperature, if the substance undergoes the change of state which occurs at constant temperature, which occurs at constant temperature, then specific heat will be infinite. Then the specific heat will be infinite. अब बताओ ऐसा केस कौन सा होगा? हमारा फॉर्मूला तो यही था नहीं था स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा क्यू अपॉन क्या हो गया, एम डेल्टा टी। बताओ कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होके किस में आती है, वाटर में जाती है, या फिर वाटर 100 डिग्री से किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पे। अब बताओ यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बताओ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी 0, बताओ स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगी अगर चेंज हमारा किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, if the temperature of the substance changes without the transfer of heat, if the temperature of a substance changes without the transfer of heat, then the specific heat will be 0. बताओ सेकंड केस क्या आ रहा है? सेकंड केस आ रहा है कि स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होगी, 0। सर एक बार रिपीट करो। मैंने क्या बोला वहां पे
if the temperature of the substance changes, if the temperature of the substance changes without the transfer of heat, यानी डेल्टा क्यू नहीं है, यस सर, डेल्टा क्यू क्या हो रहा है वहां पे, 0। लेकिन क्या चीज जीरो नहीं है, डेल्टा टी। तो उस केस में स्पेसिफिक हीट हमारी जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसा कौन सा केस होता है, तो वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक थर्मस फ्लास्क है, और बताओ जो थर्मस फ्लास्क होगा उसके अंदर हमने पानी को लाके भर दिया, बताओ थर्मस फ्लास्क की प्रॉपर्टी क्या है, थर्मस फ्लास्क की प्रॉपर्टी है ना तो हीट जा पाएगी ना ही हीट क्या होगी, बाहर आ पाएगी। क्योंकि जब हम थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं उसकी वॉल वहां पे क्या होती है, इंसुलेटेड होती। अच्छा बताओ, थर्मस फ्लास्क को अगर हम तेजी से शेक करना स्टार्ट कर दें, बताओ मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। भाई बॉटल के अंदर, थर्मस फ्लास्क के अंदर हमने पानी भरा, और पानी भरने के बाद उसको तेजी से हमने शेक करना स्टार्ट किया, तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और बताओ स्पीड Yes, अगर sir, बढ़ेगी yes, तो sir. टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अगर बॉटल में पानी, अगर बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है और बॉटल को हम कंटिन्यूअसली शेक कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसके वहां पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? यस सर। अब बताओ इस केस में स्पेसिफिक हीट जीरो होगी कि नहीं होगी वहां पर? आया कि नहीं आया सेकंड पॉइंट? यस सर। अब थर्ड पॉइंट लिखो वहां पे, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर्स। अब फिजिक्स में तो ऐसा हम पढ़ते नहीं है वहां पे, तो लिखो वहां पे क्या, इतनी ये पॉइंट लिख लो वहां पे, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, heat is withdrawn. To raise the temperature of a saturated water vapor, heat is withdrawn. Hence specific heat, hence specific heat of saturated water vapors is negative. Hence specific heat of saturated water, hence specific heat of saturated water vapor is negative. वैसे जनरली क्या होता है, वैसे जनरली जब हम एनर्जी देते हैं टेम्परेचर क्या होता है, वैसे इस फॉर्मूले में जनरली हम क्या दे रहे हैं कि जब एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी वहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस केस में हमने स्पेसिफिक हीट को क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। अगर स्पेसिफिक हीट कभी हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डेल्टा क्यू एनर्जी हम बाहर निकाल रहे हैं, वैसे हम एनर्जी देते हैं, अब यहां पे हम एनर्जी बाहर निकालेंगे तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो ये चीज तुम्हें केवल ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी निकाल रहे हैं तब भी वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऐसा कोई केस होगा तो वहां पर हम स्पेसिफिक हीट नेगेटिव बोलेंगे। लिखो नेक्स्ट, लिखो रिलेशन वहां पे है, और रिलेशन लिखो किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट लिखो वहां पे रिलेशन बिटवीन, और ये रिलेशन हम यूज करेंगे कैलोरीमेट्री में,
तो लिखो वहां पे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट तो हम रिलेट करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट। स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट। लिखो वहां पे इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water which requires the same amount of heat. It is the amount of water which requires the same amount of heat for the same temperature rise. It is the amount of water which requires the same amount of heat for the same temperature rise as that of the object. सर रिपीट करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द सेम टेम्परेचर राइज, फॉर द सेम टेम्परेचर राइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास m है। इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा क्यू एनर्जी दे रहे हैं, और डेल्टा क्यू एनर्जी दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट S है तो हम रिलेशन क्या लिखेंगे, हम रिलेशन लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये किसके लिए, ये बॉडी के लिए। अब बताओ वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं उस वाटर की, यानी बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं वाटर के मास की। तो इसको लिखो mw, तो mw वहां पे क्या है, वाटर का मास है। अब बताओ वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि हम कितना मास वाटर का लें जिससे कि जब हम सेम अमाउंट की एनर्जी देंगे तो बताओ उसका टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा कि नहीं इंक्रीज करेगा। देखो डेफिनेशन पढ़ो जरा, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द सेम टेम्परेचर राइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ इसका मतलब यही है कि नहीं है वहां पर। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट S है, इसको अगर हम डेल्टा क्यू दे रहे हैं तो इसकी एनर्जी, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज कर रहा है, तब वो बोल रहा है वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम कितना अमाउंट का वाटर लें, हम कितना अमाउंट वाटर लें जिससे कि जब हम सेम अमाउंट की एनर्जी दें तो उसका टेम्परेचर सेम अमाउंट से क्या हो, इंक्रीज कर जाए। अब बताओ यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, इसको बोलो इक्वेशन 2। और बताओ अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा वहां पर। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है वहां पे मास ऑफ वाटर। तो बताओ जो मास ऑफ वाटर होगा वो यहाँ पे एम एस अपॉन एस डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा वहां पे। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सीजीएस की,
तो सीजीएस में स्पेसिफिक हीट कितनी थी, वाटर की 1 थी कि नहीं थी, तो उस केस में जो वाटर इक्विवेलेंट रहेगा उसका फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा m इंटू एस। अरे होगा कि नहीं होगा इतना। अब देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि जो कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट तुम्हें दे देगा। तो कैलोरी मीटर का अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो इसका मतलब है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसको अगर हम MW से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैलोरी मीटर की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। M इंटू एस क्या था, अबे S अगर स्पेसिफिक हीट है तो M इंटू एस क्या होता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। तब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि जो जनरली कैलोरी मीटर कॉपर का होता है, अब क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा बोल रहा है कि कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है, तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, हमें उस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का मतलब कैलोरी मीटर, तो हमें उस कैलोरी मीटर की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी वहां पे। और कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जब हम कैलोरीमेट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे वाटर इक्विवेलेंट गिवन होगा। तुम लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना SW से। तो वाटर इक्विवेलेंट को जब हम SW से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अबे कुछ तो बोलो तो फिर आगे बढ़े। अबे लिखा कि नहीं लिखा इतना। यस सर। मैंने बोला बहुत ज्यादा कुछ डेफिनेशन का यूज नहीं है, केवल हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो सिंपली SW से मल्टीप्लाई कर देना। सीजीएस में होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, एसआई में होगा तो 4200 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या जो भी कंटेनर रहेगा उसकी हमें हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। और एक बार हमें हीट कैपेसिटी मिल गई, एमएस मिल गया, तो एमएस डेल्टा टी से हम हीट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि इस कैलोरीमीटर को मिल रही होगी। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इस टर्म को। अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे फेज चेंज। नेक्स्ट टर्म हेडिंग डालो वहां पे फेज चेंज। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक बॉडी का केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा था। जब हम फेज चेंज की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन फेज चेंज हो रहा है। फेज का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कोई चीज सॉलिड में थी, कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में, या फिर लिक्विड है और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। देखो हो सकता ही नहीं हो सकता है। अब लिखो वहां पे हीट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन लिखो वहां पे, हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज, heat required for the change of phase or state, heat required for the change of phase or state is given by, तो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L। जब फेज चेंज होता है तो उस केस में जो हम हीट देते हैं उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं वहां पे M इंटू एल। M वहां पे मास होता है और जो L था, L को वहां पे हम क्या डिफाइन करते थे, L को हम डिफाइन करते थे वहां पे लेटेंट हीट।
अब यहाँ पे दो टर्म यूज करते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा हम यूज करते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन सबसे पहले लिखो वहां पे लैटेंट हीट की डेफिनेशन। तो लिखो वहां पे द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस which changes its state, the heat supplied to a substance, the heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature, which changes its state at constant temperature is called latent heat of the body. The heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature is called latent heat of the body. अब एक तो डेफिनेशन वहां पे लिखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की लिखो, दूसरी लिखो वहां पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखो वहां पे द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, द हीट सप्लाइड to a substance which changes it, the heat supplied to a substance which changes it from solid to liquid state, the heat supplied to a substance which changes it from solid to liquid state, from solid to liquid state at its melting point. The heat supplied to a substance which changes it from solid to liquid state at its melting point and at 1 atmospheric pressure. And at 1 atmospheric pressure is called latent heat of fusion. Is called latent heat of fusion. और लिख लो वहां पे जो लैटेंट हीट रहती है किसकी, जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहती है आइस की, वो सीजीएस में होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता है, तो वहां पे हम 80 कैलोरी पर ग्राम लेके चलते हैं। लिखा इतना? Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखो वहां पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लिखो डेफिनेशन वहां पे द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस which changes it from liquid to vapor state. The heat supplied to a substance which changes it from liquid to vapor state, which changes it from liquid to vapor state at its boiling point, and at 1 atmospheric pressure, is called latent heat of vaporization. और जो स्टीम होती है उसकी latent heat of vaporization होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। और ये सब रिजल्ट याद रखने हैं वहां पे 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो जब हम बोलते हैं कि आइस की लेटेंट हीट कितनी है, आइस की लेटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हमारे पास 1 ग्राम आइस है कितने पे,
0 डिग्री पे, और उसको हमें कन्वर्ट करना है 1 ग्राम, मास तो कंजर्व रहता है, तो अगर 1 ग्राम आइस 0 डिग्री पे, उसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर में 0 डिग्री पे, तो उस केस में हमें 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर 1 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे और उसको हमें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री आइस पे, तो उस केस में हमें 80 कैलोरी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। देखो यही मीनिंग है कि नहीं है? अगर 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री पे और वाटर में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री पे, तो 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर 1 ग्राम वाटर है और उसको हम आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री पे, तो उस केस में हमें 80 कैलोरी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। देखो होगा ही नहीं होगा वहां पे? यस सर। अब नेक्स्ट वहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, टेम्परेचर और क्यू के बीच। और देखो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है। इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। अब देखो इस तरह से ग्राफ है, यहां पे नेमिंग दी है, यहां पे दिया है ओ ए बी सी डी और ये ई। ये जो ग्राफ है यहां पे दिया है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर दिया है, और यहां पे दिया है टेम्परेचर किसका, बॉइलिंग का। तो टीबी वहां पे हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ, ये हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर, टीएम वहां पे क्या हो गया, मेल्टिंग का टेम्परेचर। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किसके लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए। वहां पे अब कोई बॉडी है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है वहां पे। अब बताओ ओ से ए क्या है, ए से बी क्या है, बी से सी क्या है, सी से डी क्या है और डी से ई क्या है। बताओ ओ से ए क्या बोलोगे? सर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर नहीं। इंक्रीज कर रहा है। नहीं, ओ से ए अगर हम बात करें, बताओ 0 ये डिग्री सॉलिड तो स्टेट है कि 100। नहीं? यस सर। भाई ए पे तो मेल्ट कर रही कोई बॉडी, यस सर 0 तो डिग्री ओ से ए तो Yes, बॉडी sir. सॉलिड में। 4 डिग्री तक जाएगा। अच्छा अब ए से बी क्या होगा, ए से बी अगर देखोगे स्टेट चेंज। तो सॉलिड जो Solid. रहेगा लिक्विड में। लिक्विड में Liquid. चेंज हो रहा होगा वहां पे। यस। अच्छा अब तुम आओ बी से सी पे, तो बी से Liquid सी state. क्या है, लिक्विड। लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। फिर C सी to से D. डी क्या होगा, वेपर। सी से डी लिक्विड से गैस। वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। स्टीम। वेपर या स्टीम Vapor. में। यस सर। यस सर। यस सर। वाटर, या फिर तुम क्या बोलोगे, वाटर मत बोलो, कि हमने ऐसा कौन बोला है कि ये वाटर के लिए ही है। लिक्विड। यस सर। हम तो किसी ऑब्जेक्ट की बात, किसी भी बात कर सकते हैं। यस सर। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, लिक्विड स्टेट। लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। गैस। गैस बोलते हैं, वेपर्स बोलते हैं वहां पे। अरे हाँ है ना। यस सर। यस सर। Yes, फिर sir. इसके बाद क्या बोलोगे वहां पे, लिक्विड वेपर में गया, फिर इसके बाद क्या होगा, डी से ई वेपर स्टेट। वेपर स्टेट। यस सर।
अच्छा बताओ, ओ से ए ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है कि नहीं ड्रॉ किया? यस सर। बी से Yes, सी sir. भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ई से डी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया? Yes, sir. अच्छा, अब यहां से यहां तक अगर देखोगे तो ये क्या होगा, एक चीज देखो जरा, यहां से यहां क्या है ये, जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है, वो बताओ बेसिकली डेल्टा क्यू है कि नहीं है? Yes, sir. भाई इतना जो रहेगा वो एनर्जी है कि नहीं है जो हमने दी है? अबे क्यू और टी के बीच का ग्राफ है, तो जब हम क्यू पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो डेल्टा क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. Yes, sir. इस पूरे को देखो जरा, ये डेल्टा क्यू है कि नहीं, ये पूरा होगा डेल्टा क्यू ये? अच्छा, अब ये यहां से यहां जाएगा, तो टेम्परेचर का क्या होगा? Delta. Delta T. टेम्परेचर जो रहेगा वो यहाँ पे कुछ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा डेल्टा टी से? ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये बताओ डेल्टा टी देगा कि ये डेल्टा टी बोल दें या फिर डीटी बोल दें? वो तो डिपेंड कर रहा है स्मॉल है कि नहीं है। अब बताओ, हमने रिलेशन क्या पढ़ा है? हमने रिलेशन पढ़ा है, यहां पे स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला यही था कि नहीं था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अबे है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा अब बताओ, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम चेंज कर दें तो हम ऐसा लिख दें वहां पे अगले स्टेप में, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/ms डेल्टा क्यू, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर. ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वहां पे? Yes, sir. Sir. Slope. यस सर। अच्छा बताओ, ये किसकी इक्वेशन है? Graph. AB. AO. अगर हम देखेंगे वहां पे डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, तो ये लाइन का स्लोप होगा ही नहीं होगा, डेल्टा क्यू को नीचे लिख, एक मिनट रुपए, इसको ऐसा कर देते हैं, मैं यहां बोल रहा हूं इसको डेल्टा क्यू को नीचे लेके आ जाओ। बताओ डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू 1/ms के बराबर है, बताओ ये स्लोप है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. देखो इसको बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, वो वहां पे इसका स्लोप बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes. सेम चीज बीसी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, सेम चीज ईडी के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ओ से ए जाएं, बी से सी जाएं, ई से डी से ई जाएं, तो ये सभी यहाँ पे लाइन का स्लोप बताएगा नहीं बताएगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू? Yes, sir. अच्छा अब बताओ, वहां पे किसका स्लोप ज्यादा होना था वहां पे, और किसका सेम होना था वहां पे? जब हम बात करते हैं किसकी, आइस की, या फिर हम बात करते हैं स्टीम की, बताओ उसकी स्पेसिफिक हीट हाफ थी कि नहीं थी वहां पे? Half. Yes, sir. हाफ कैलोरी पर ग्राम। Liquid. और वाटर की क्या थी? Sir. हाँ Sir.
सर आप पर बोलो ना। मेंशन ने किया है ना कि वाटर वाटर अरे, का आइस क्या है। हाँ चलो अब मान लो, अब इसको इसको हम वाटर के लिए देखते हैं, मान लो। वैसे जनरली किसी बॉडी के लिए ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ तो ऐसी होगा नहीं होगा, पहले लिक्विड, पहले सॉलिड रहेगा, फिर सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड, फिर लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, बाद में पूरा वेपर में आ जाएगा। अब मान लो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये डायग्राम हमने आइस वाटर के लिए लिया है, आइस का कन्वर्जन लिया है स्टीम तक का, बताओ उस केस में डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू तो रिप्रेजेंट करा था स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया 1/s। बताओ एस किसका कम है? आइस और स्टीम का सेम है कि नहीं सेम है? Yes, sir. तो इन दोनों का स्लोप Yes, क्या sir. आना था? सेम। अबे इन दोनों का स्लोप सेम आना था। सेम यस आना था कि नहीं आना था? यस सर इसका मतलब है कि जब ये लाइन ड्रॉ करोगे same. ना, ये जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान, ये लाइन OA के पैरेलल होनी चाहिए। देखो बोले नहीं बोलोगे, जो OA लाइन है और जो DE लाइन है, बताओ वो पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. अभी तो दोनों का स्लोप होगी। सेम रहेगा। अच्छा CB किसके लिए स्लोप होगा? CB तो हो गया वाटर वाले के लिए स्लोप। Yes, sir. और था इसका स्लोप कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. भाई जिसका S ज्यादा Yes, sir. होगा उसका स्लोप कम होगा कि नहीं कम होगा? Yes. तो हम जब Yes, sir, डायग्राम होगा। ड्रॉ करेंगे और जब यहां पे हम C से B जाएंगे तो हम कुछ ऐसा शो करेंगे। देखो एक मिनट जरा, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। इसका स्लोप पहले कम कर दो, इस तरह थोड़ा कम करो स्लोप, है ना? फिर ये ऐसा जाएगा और फिर ये इसके पैरेलल है। तो OA B C D E, देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा? OA लाइन और ED लाइन पैरेलल होगी और BC का स्लोप वहां पे क्या होगा? कम होगा। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? अबे होगा कि नहीं होगा इतना? यस सर होगा अच्छा अब AB लाइन और CD लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, बताओ किस लाइन की लेंथ ज्यादा होनी थी? भाई डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू है जब स्टेट चेंज होता है तो M×L के बराबर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. मास तो सेम है। बताओ जिसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी उसके लिए डेल्टा क्यू भी ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? यस सर Yes, sir. तो किसकी लाइन की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? तो Steam. ये चीज ध्यान रखना है, जो Liquid CD to- लाइन रहेगी उसकी Steam. लेंथ ज्यादा होगी किससे? AB से। Yes. Yes, sir. बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं समझ में आई वहां पे? Yes, sure. देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये लिख लो वहां पे, ये चीज वहां पे कि लेंथ ऑफ AB, वहां पे लिख लो, वहां पे लेंथ किसकी ज्यादा आ रही है? सीडी की CD. CD की ना वहां पे। Yes, sir. CD क्या है? हाँ तो ठीक है। अच्छा तो अगर, चलो ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में लिख लो वहां पे कि लेंथ ऑफ CD विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AB। अच्छा मान लो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया, तो हम वाटर की बात कर रहे थे, मान लो अगर कभी ऐसा बोल दे कि AB की लेंथ ज्यादा है CD से, तो इसका मतलब क्या होगा? Sir, वेपर से इसका लिक्विड जा मतलब रहा ये होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा थी लेटेंट हीट ऑफ है। फ्यूजन से। Fusion से. अगर AB बड़ा होगा इसका मतलब है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर ऐसा कोई केस होता है तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या बताएगी, लेटेंट हीट को बताएगी, और ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा यहाँ पे स्लोप, और जो भी स्लोप रहेगा वो बता रहा होगा 1/ms। m तो वहां पे कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास है, तो जो भी स्लोप रहेगा वो बताएगा स्पेसिफिक हीट को। बताओ जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कम ना? कम। यस सर। जिसका s ज्यादा होगा, जिसका s ज्यादा होगा तो उसके लिए थीटा क्या होगा? कम कम हो गया। तो बस ये चीज ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि ये जरूरी नहीं कि आइस और स्टीम का कन्वर्जन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई भी लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस के लिए हमें देखना है कि लाइन का स्लोप क्या बता रहा है और लाइन की लेंथ क्या बता रही है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ है वो देगी आइडिया किसके बारे में? लेटेंट हीट के बारे में। और जो लाइन का स्लोप देगा, जो लाइन का स्लोप रहेगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा 1/ms को। वहां पर देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, लिखो वहां पे, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस। रब करो इतना। यस। यस सर। और Yes, देखना sir. ये जो डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया ना, इस डायग्राम में अगर तुम लास्ट 20 साल के क्वेश्चन पलट के देखोगे तुम्हें 2 बार मिलेगा क्वेश्चन। अब लिखो वहां पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस इफ 1 kg स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस, नहीं 200, हाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 1 kg स्टीम है कितने पे? 200 डिग्री सेल्सियस पे। 1 kg स्टीम है 200 डिग्री सेल्सियस, is converted into -20 डिग्री सेल्सियस आइस। तो जो भी स्टीम है, स्टीम को हमें -20 डिग्री आइस पे लेके आना है। इसका मतलब है कि इस केस में हम हीट निकालनी है। तो कैलकुलेट करो कितनी हीट यहां पे बाहर आएगी। कैलोरी में निकालने का एक जूल्स में। क्या बोल रहे हो? सर कैलोरी में निकालने का 1 जूल्स में। तो तुम्हारे ऊपर है। वैसे जनरली क्या होता है, अपन कैलोरी में करते हैं कि इजी रहता है, कि वैल्यू अपने को याद रहती है कि स्पेसिफिक हीट 1 या हाफ रहेगी, या फिर वहां पे 80 या फिर 540 रहेगी। पहले तो होगी 1 kg स्टीम 200 पे, ये कन्वर्ट होगी स्टीम में कितने पे? 100 पे। फिर स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में 100 पे। अब यहां पे स्टेट चेंज होगा। फिर वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में 0 डिग्री पे। फिर वाटर 0 डिग्री से आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री पे। फिर ये आइस 0 से -20 में कन्वर्ट। देखो कन्वर्ट करना यही होगा कि नहीं होगा? जब स्टीम से स्टीम में जाएगा टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। यहां पे एक तो स्टेट चेंज हो रहा है, और यहां पे भी क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। और मैंने क्या लिखा है? स्टेट चेंज होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे m × l। यस सर।
तो अब लिखो यहाँ पे लिखो, मान लो डेल्टा Q1 एनर्जी निकाली, यहाँ पे डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, डेल्टा Q4, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा Q5। अब सबसे पहले बोलो डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 मास को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी थी स्टीम की? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यस सर। यस कितना टेम्परेचर में चेंज है? हमें चेंज से मतलब है, हम केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे, ये नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। तो जो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा मैग्नीट्यूड 100 का होगा। 100। अब बताओ इसको हम लिख दें 50 किलो कैलोरी। यस सर। फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? डेल्टा Q2। अब यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? स्टेट। और स्टेट चेंज होगा तो फॉर्मूला था वहां पे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था ms डेल्टा थीटा, यहाँ पे यूज करोगे m इंटू एल। मास हो गया 1000 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नहीं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी थी? यस 540। 540। तो इसको अब लिख दें 540 किलो कैलोरी। हाँ बोलो। सर इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा क्या? नहीं वही तो बोल रहा हूँ, हम केवल मैग्नीट्यूड वेपर देखेंगे। लिक्विड में होगा। यस सर, बाद में माइनस। अब फिर इसके बाद क्या आ गया? डेल्टा Q3। डेल्टा Q3 में क्या हो रहा है? फिर से बताओ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर तो मास कितना हो गया? मास हो गया 1000, 50 किलो कैलोरी। स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा कितना है? 100। 100। तो ये हो जाएगा वहां पे 100 किलो कैलोरी। डेल्टा Q4। डेल्टा Q4 अब क्या लिखोगे वहां पे? 1000 into 80। मास तो हो गया 1000, यहाँ पे फिर से क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इंटू एल। तो ये हो जाएगा 80 किलो कैलोरी। और लास्ट वाला जो रहेगा डेल्टा Q5, फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा m, s हो गया हाफ, डेल्टा थीटा कितना? 20। तो ये आ जाएगा 10 किलो कैलोरी। अब इन सबको वहां पे ऐड करो तो यहां से हमें पता चलेगा कि इतनी हीट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। 780। अब चेक कर लो सबको ऐड करके। जब सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट होगा 780 किलो कैलोरी। देखो इतना आया कि नहीं आया? यस सर। यस देखो उसकी इतनी थ्योरी लिख लो, फिर आगे अगली क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे इसके, ओके सर। है ना? लिख लो क्या लिखना, हेडिंग डालो वहां पे कैलोरीमेट्री। वैसे ये सब तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी 10th में। लिखो वहां पे कैलोरीमेट्री में, वहां पे द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which deals with the measurement of heat. The branch of thermodynamics which deals with the measurement of heat is called calorimetry. अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, तुम लोग बुक में देखना। अगर तुम लोग पास 11th की टेक्स्ट बुक है जो तुम लोग यूज करते हो ना स्कूल में। नहीं सर नहीं। अरे स्कूल की क्या HSC बोर्ड की बुक नहीं परचेस करी क्या तुम लोगों ने? नो सर। नो सर। नो सर। अरे बुक परचेस नहीं करी तो गूगल करना, वहां पे कैलोरीमीटर देखना।
तो कैलोरीमीटर का डायग्राम दिया होता है कि कॉपर का वेसल रहता है, वुडन रहता है चारों तरफ से, फिर वहां पे एक एक वो क्या है, कॉपर की रॉड रहती है, थर्मामीटर रहता है वहां पे। तो पूरा सेटअप देख लेना सर कैलोरीमीटर का सेटअप क्या होता है। हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे वो सर सब। हाँ बोलो सर क्या बोल बॉम्ब रहे हो? कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर एक ही है क्या? कौन सा? बॉम्ब कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर एक ही है क्या? कौन सा? मैं तो एक ही कैलोरीमीटर सुना है। अब टाइप्स ऑफ होंगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया था बॉम्ब कैलोरी। यस सर। यस सर, मालूम नहीं मुझे, अपन केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा है। तो उसमें आपने जो मैंने आपने क्या बोला है डायग्राम देखो, बताया ना, डिफाइन किया ना। अरे सुनो सही, अपने को फिजिक्स में ना डायग्राम ड्रॉ करना है ना कुछ करना है। बस न्यूमेरिकल जब करोगे तो हमें केवल ये चीज मालूम नहीं चाहिए किसके बीच का हीट एक्सचेंज हो रहा है। भाई जनरली क्या होता है, कैलोरीमीटर एक कॉपर का वेसल होता है, उसको हम इंसुलेटेड कर देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, जनरली पानी डालते हैं, आइस डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वाटर और आइस रहते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट, यानी आइस मान लो अपनी हीट क्या कर रहा है, आइस लूज अगर कर हीट ले रहा है लूज। तो वाटर लूज कर रहा है। अब साथ में वहां पे जो कॉपर का वेसल रहेगा वो भी हीट लेगा कि नहीं लेगा? यस सर। या वो भी लूज करेगा नहीं लूज करेगा? यस सर। देखो ऐसे समझो, मान लो पानी जो वाटर है, मान लो वाटर 30 डिग्री पे, अब इस वाटर को हमने कॉपर के वेसल में लाके प्लेस कर दिया। मान लो कॉपर के वेसल का टेम्परेचर 40 है, तो क्या होगा अभी? 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट एक्सचेंज होगी। कुछ नहीं, देखो होगा क्या, वाटर क्या करेगा, एनर्जी लेगा और कैलोरीमीटर लूज करेगा, जो कॉपर रहेगा। फाइनली दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, इक्विलिब्रियम में यस आएंगे। सर। अब मान लो वाटर, अब जो वाटर है और जो हमारा कॉपर का वेसल है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। मान लो 32 आ गया, कुछ भी आया होगा, मान लो 32 टेम्परेचर दोनों का है। अब मैंने क्या किया, उस कैलोरीमीटर में एक आइस का क्यूब डाल दिया। अब बताओ, जैसे ही आइस के हम क्यूब को डालेंगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब Yes, sir. आइस को देखो, अब आइस को अगर मेल्ट होना है तो इसका मतलब है कि आइस को एनर्जी चाहिए। अरे आइस को मेल्ट होना है तो आइस को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। अब एनर्जी कौन लूज करेगा, तो एनर्जी यहाँ पे वाटर भी लूज करेगा और यहाँ पे कॉपर का वेसल भी लूज करेगा। कि फाइनली जो मिक्सचर रहेगा, फाइनली जो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा, बताओ वही कैलोरी कॉपर के वेसल का भी टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? यस सर। जैसे ऐसा समझो जरा, मान लो हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी डाल दिया, तो अभी कंटेनर का कुछ टेम्परेचर है जो पानी का टेम्परेचर है, और उसमें अगर हम आइस क्यूब भी डाल दें, फाइनली मान लो कुछ आइस क्यूब मेल्ट कर गया, तो फाइनली क्या होगा, जो टेम्परेचर वाटर का होगा, बताओ वही टेम्परेचर उस कंटेनर का भी होगा कि नहीं होगा? यस सर, Yes, sir. सेम होगा। तो इस केस में एनर्जी कौन कौन लूज करेगा? इस केस में वाटर भी Water, एनर्जी लूज container. करेगा। और आइस क्यूब। आइस। ये एनर्जी कौन लूज करेगा, एनर्जी लूज Water, करेगा वाटर container. प्लस कॉपर का वेसल। यस सर। कौन Yes, गेन sir. करेगा? आइस। आइस आइस क्यूब। गेन करेगा। आइस। तो यहाँ पे दो चीजें एनर्जी लूज करेगी, एक गेन करेगा। मुझे डायग्राम से कोई मतलब नहीं, डायग्राम तुम्हें देखना है 11th में, कोई तुम्हें ड्रॉ तो करना नहीं एग्जाम में। एग्जाम तो हो गया, तो मैंने बोला केवल एक सेटअप देख लेना। हमें केवल ये देखना होता है, हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो आईआईटी में आते हैं। तो हमें तो देखना है कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही होता है कि वो पूरा इंसुलेटेड होता है, तो जो दो बॉडी एनर्जी लूज करती हैं तो उसके अगेंस्ट में एक बॉडी एनर्जी क्या करती है, गेन करती है। और कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। मैंने बोला है कि डायग्राम तुम्हें अपने उसके लिए देखना है कि मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करे, तुम्हें एक आइडिया मिले कि हाँ इस तरह का एक सेटअप होता है। तो लिखो वहां पे, अ सिंपल कैलोरीमीटर इज अ वेसल, और जनरली वेसल कॉपर का होता है। अ सिंपल कैलोरीमीटर इज अ वेसल generally made of copper, is generally made of copper with a stirrer of the same material। भाई दोनों सब्सटेंस को हमें मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए हमें क्या होगी, एक स्टीयर की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्टीयर करते हैं वो भी एक कॉपर की रॉड ही होती है। द वेसल इज केप्ट इन अ वुडन बॉक्स, द वेसल इज केप्ट
in a wooden box to isolate it thermally from the surrounding. The vessel is kept in a wooden box to isolate it thermally from the surrounding. To isolate it thermally from the surrounding. A thermometer is used. A thermometer is used to measure the temperature of the content of the calorimeter. A thermometer is used to measure the temperature of the content of the calorimeter. Objects at different temperatures are made to come in contact with each other. Objects at different temperature are made to come in contact with each other in the calorimeter. ज्यादातर केस में वो आइस और वाटर ही होते हैं, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम मिक्स करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. As a result, heat is exchanged between the object as well as the calorimeter. Neglecting any heat exchange with the surrounding. Neglecting any heat change with the surrounding. बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? यस सर. अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि कैलोरीमीटर का एक बार सेटअप तुम लोग देख लेना हो. तो Yes, sir. अगले, हाँ बोलो, बोल रहे हो क्या? यस सर बोला सर. हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो. नहीं यस सर बोला बस. अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि एक बार तुम लोग कैलोरीमीटर का डायग्राम देख लेना बुक में. हमें उस डायग्राम तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस डायग्राम इसलिए देखने को बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है, किस किस के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा वहां पे. तो मेनली जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक तो दो ऑब्जेक्ट है जिनको हमने मिक्स किया और तीसरा कैलोरीमीटर. इन तीनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा और अगली क्लास में हम इससे ही रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. इतना सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर. यस सर. Yes, ऐसे sir. इसमें ऐसे अगर देखोगे, अगर तुम लोग डेफिनेशन पढ़ के आते ना तो टाइम अपना बच सर, जाता. हाँ बोलो.